प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका नेशनल हेराल्ड के इस इंटरव्यू में। और आप जैसा कि जानती हैं, इस समय बिहार में महिलाएं मुद्दा हैं, प्रधानमंत्री की मां मुद्दा हैं। और आप खुद बिहार की 3 बेटियां राष्ट्रीय जनता दल की महिला प्रवक्ता इस चुनाव में और वर्तमान मौजूदा सियासी बहस में मुद्दा हैं। तो हमें ये बताइए कि आपका जो शुरुआती जीवन रहा वो कैसा रहा, आपकी पृष्ठभूमि क्या रही, इस सफर में आपके माता पिता की भूमिका क्या रही, खासतौर पर माँ की, क्योंकि इस दौरान माँ की चर्चा बहुत ज्यादा है। उनके अपमान का मुद्दा बहुत बड़ा बनाने की कोशिश हो रही है। देखिए, मेरी मम्मी तो 4th क्लास तक ही पढ़ी हैं। परिस्थितियां उनके घर की सही नहीं थी, तो वो एजुकेशन आगे ले नहीं पाई और खेती किसानी में ज्यादा रही। मतलब जो भी परिवार का माहौल था, खेती वगैरह करती थी। तो और पिताजी जो थे वो भी ज्यादा नहीं पढ़े हैं, 12th तक पर किए हैं, क्योंकि पटना के पास होने के कारण आपका ये होता है कि थोड़ा बहुत तो आपको सुविधाएं मिल जाती हैं। तो ये बैकग्राउंड है मम्मी का। मम्मी मुंगेर से हैं और पापा तो पटना से, मतलब फतुहा से ही। तो ये पापा मम्मी का है। और मम्मी अभी होम मेकर हैं। और पापा जो हैं वो जमीन का रसीद होता है ना, कटाना वटाना ब्लॉक में। तो पहले तो पिताजी टेम्पू चलाते थे। उसके बाद फिर कुछ काम वाम सीखा उसी तरीके से, और उसके बाद ये रसीद वसीद कटाने का काम वगैरह शुरू किया। और फिर लेकिन पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं होने दी। जन्म भी नहीं हुआ उससे पहले सोच रहे थे किस स्कूल में पढ़ाना है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है। उसके बाद फिर पापा ने कभी शिक्षा में कभी कोई कमी नहीं आने दी। मतलब बावजूद इसके कि कई बार परिवार वालों ने भी कहा कि इस स्कूल में क्यों पढ़ाना है, गवर्नमेंट में डाल दो, पैसे नहीं है तो ये वो। पर पापा, होता है ना, कर्ज लेकर भी पर पढ़ाने में कभी कोई कमी नहीं। और उसके बाद फिर स्कूलिंग पूरी वहीं से हुई। और 2016 में एग्जाम दिया मैंने आईआईटी का भी, और जेएनयू का और डीयू का भी एग्जाम हुआ था उस साल। तो तीनों मेरा हो गया। मेरा आईआईटी का मेंस भी क्लियर हो गया, और डीयू में भी अच्छे कॉलेज मिल रहे थे, और जेएनयू हो गया। लेकिन फिर ये था कि हमें पता चला कि जेएनयू में मतलब 180 रुपये ही फीस है। तो पहले तो हमें लगा कि ये झूठ है क्या। फिर हमने बहुत सर्च करा, तो फिर पता चला कि नहीं, सही में 180 रुपये ही फी है। तो फिर और आईआईटी में जाने की इच्छा भी बिल्कुल नहीं थी। तो एक तो ये था कि साहित्य में रुचि थी। तो फिर पिताजी ने देखा कि 118 ही रुपया पैसा है, और तो फिर फीस इतना कम है, तो यहाँ जेएनयू आना हो गया। और जेएनयू आ गए तो फिर रास्ते अपने आप बनते गए, क्योंकि यहाँ पे एक फेलोशिप मिलती है अगर आप वंचित तबके से हैं, और परिवार आपका गरीब है। और दूसरा कि आपके अगर मार्क्स बहुत अच्छे हैं क्लास में, तो आपको मेरिट कम मीन्स करके स्कॉलरशिप आता है, 2,000 रुपये महीना। तो वो मुझे मिलना शुरू हो गया। तो घर से भी नहीं रहा, क्योंकि घर पर भी कोई प्रेशर नहीं रहा, क्योंकि कहते हैं ना कि उनको पैसे भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ से वो मैनेज हो जा रहा था, और मैंने बीए से ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि जर्मन भाषा थी। तो यहाँ केंद्रीय विद्यालय के बच्चे हो, टीपीएस के बच्चे हो, सभी जर्मन स्कूल में सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से ट्यूशन मिलता गया। तो कहते हैं कि रास्ता अपने आप सही बनता गया। एक बार बस एडमिशन हो गया, फिर एमए यहीं से हो गया। फिर पीएचडी में भी एडमिशन दोबारा से, मतलब आपको एंट्रेंस देना होता है सब कुछ। पीएचडी में भी बहुत अच्छे, मतलब इंटरव्यूज वगैरह सब कुछ हुए, और वहां भी एडमिशन हो गया। तो पीएचडी का आखिरी साल है, और 16 से 19 बैचलर्स, 19 से 21 मास्टर्स, और अब अगले साल पीएचडी भी जमा हो जाएगी। तो होपिंग सुन टू बी अ डॉक्टर। यही पूरा सफर है। बस यही था कि दिल्ली आने से पहले घबराहट थी मन में, क्योंकि कभी कोई पटना से भी बाहर नहीं निकला, और यहाँ सीधे दिल्ली देश की राजधानी पहुंचना था। मुश्किल इसलिए भी था क्योंकि घर में पैसे नहीं थे कि दिल्ली कैसे पहुंचेंगे। तो कुछ कुछ सामान वगैरह बेच करके घर का टिकट लिया गया, क्योंकि पापा मम्मी हम तीनों आ रहे थे। तो जनरल का भी हमको लगता है उस समय, जनरल डबल का भी 300 या 250 ऐसे कुछ भाड़ा हुआ करता था। तो इसी तरह से यहाँ पहुंचे, एडमिशन हुआ। और जो आपके सामने बैठी हूँ, ये स्टूडेंट एक्टिविज्म का नतीजा है कि स्टूडेंट एक्टिविज्म करते करते मेन स्ट्रीम राजनीति तक आई। माँ का बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, पिता का बैकग्राउंड अच्छा नहीं था आर्थिक तौर पर हाँ, जो मूल्य हैं जो परिवार के, उससे तो हम बहुत धनी हैं। माता पिता ने कभी पढ़ाई में कमी नहीं होने दी, और इसी का कारण है अब कि मैं यहाँ। हम जानना चाहेंगे कि आपके इस सफर में सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों, खासतौर पर आरजेडी और सामाजिक न्याय की जो राजनीति रही है, जो विचारधारा रही है, उसकी भूमिका क्या रही है, उसे कैसे देखती हैं आप? देखिए, मेरा तो यहाँ तक पहुंचने में, मैं तो कहूंगी बस मुझे फोन आया और बताया गया कि आपको प्रवक्ता बनाया गया है।
कहीं से मुझे कुछ पता नहीं था। बस ये था कि हाँ, तेजस्वी जी जब भी मिलते थे तो हमेशा, आप देखे होंगे फेसबुक में मैंने एक वीडियो पिन कर रखा है, वहां पर तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि इनको हमने जेएनयू में टिकट दिया, क्या जबरदस्त बोलते हैं। तो ये तब की बात है जब मैं स्टूडेंट ही थी और पार्टी में किसी पद पर भी नहीं थी, तभी थी। तो हमेशा से एक सपोर्टिव रहे। और मुझे खुद पता चला जब बाहर के लोग मुझे बधाई देना शुरू किए, तब पता चला कि मैं प्रवक्ता बनी हूँ। मुझे पता नहीं था। फिर जब पहली बार मीडिया में गई, ये सुनने को मिला क्या फाउंडेशन लगा के आई है, थोड़ा मेकअप वेकअप करके आई है, मैंने बोला कि ये सब मेरे से नहीं होगा। जो जो बेसिक चीजें हैं, जैसे जैसे मुझे काजल लगाना पसंद है, बचपन से मैं करती हूँ। पर आप कहिए, मार फाउंडेशन मैंने जीवन में खरीदा ही नहीं, तो मैं क्यों लगाऊं और कैसे लगाऊं। और दूसरी बात है कि आपको मेरे विचारों से मतलब होना चाहिए ना। एक व्यक्ति की चमक उसके विचारों से आती है, उसके व्यक्तित्व से आती है। अगर अगर मेरी पर्सनालिटी में ही कुछ बात नहीं है, तो फिर मैं चेहरा चमका के भी क्या करूंगी। और जो आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, एंकर्स में खास तौर पर जो महिला एंकर्स हैं। पर फिर मैं वही कहती हूँ ना कि लेयर बाय लेयर चीजें हमको देखनी पड़ेंगी। वही मैंने आपको वही कहा, कोटा विद इन कोटा, और महिलाओं में भी जाति होती है। तो वो महिला जो वहां बैठी हैं, मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने मेहनत नहीं करी होगी या वो उनमें कोई क्वालिटीज नहीं होंगी, पर हाँ, मेरिट की जब बात करेंगे तो मैं कहूंगी मेरिट जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। वो वहां पहुंच रही हैं, उसके पीछे बहुत फैक्टर्स होते हैं। पर लोहिया जी कहते हैं ना कि इस भारत की राजनीति में आगे बढ़ने में दो चीजों की बहुत बड़ी भूमिका है। धन, जाति, और तीन चीजों की, धन, जाति और विद्या। और ये तीनों आपस में लिंक्ड हैं। तो जो जिनके पास क्लास है, कास्ट कैपिटल है, और वो ऑब्वियसली आगे बढ़ेंगे। हमारे पास तो सिर्फ शिक्षा है, जो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब ने हमको दिलाने के लिए इतना जद्दोजहद किया। हम शिक्षा से आगे बढ़ रहे हैं। पर कुछ लोग हैं जो जो जाति का कनेक्शन और क्लास का कनेक्शन बहुत काम करता है, खासतौर पर मीडिया जगत में मैंने देखा। कोऑर्डिनेटर्स हों या फिर क्या कहते हैं, मतलब कोऑर्डिनेटर्स तो खैर बेचारे, क्या ही कहूँ, उसमें थोड़ा बहुत आपको डाइवर्सिटी दिख भी जाएगा। मीडिया एंकर्स, एडिटर इन चीफ, बड़े बड़े पोस्ट, ये सारे पोस्ट पर कौन लोग बैठे हैं। और वो महिलाएं हमसे भिड़ती हैं, तो क्योंकि हम ये कह देते हैं कि महिलाओं में जातियां हैं, महिलाओं में भेद है, क्लास और कास्ट डिफरेंसेस हैं, और मैं जातिगत भेदभाव की बात करती हूँ, तो कई बार वो कह देती हैं कि मैं इसे भरोसा नहीं करती, पर मुझे इस बात पे प्राउड है कि मेरा सरनेम त्रिपाठी है। देयर इज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ और सरनेम, क्योंकि वो कास्ट व्यवस्था से निकला ना, कास्ट हायरार्की से निकल करके आया है। उसी सिस्टम के खिलाफ तो पूरा एनहाइलेशन ऑफ कास्ट लिखा बाबा साहब ने। तो इसमें कुछ प्राउड होने वाली बात नहीं है। और आप पूछते हैं कि कहाँ से हिम्मत आती है, तो हिम्मत उस हर एक व्यक्ति से आती है, हर एक व्यक्ति से, देश के, जो अन्याय के सामने झुकना नहीं जानता, जो अन्याय के खिलाफ सिर्फ लड़ना जानता है। हाँ, शॉर्ट में जरा ये बताइए कि तेजस्वी जी से आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी और लालू जी से आप कब मिले? तेजस्वी जी से पहली मुलाकात मुझे लगता है कि अररिया में हुई थी, सीएनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान, और बहुत भीड़ थी। और वो अचानक से मतलब मुझे बोला गया कि नेताजी आ रहे हैं, आप आ जाइए। और मैं गई थी किसी और प्रोटेस्ट में, सीएनआरसी के स्टूडेंट। ऐसा कोई खास अनुभव जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, जिसने आपको सामाजिक न्याय के लिए लड़ने को प्रेरित किया? मुझे लगता है ना कि जो जो लड़ने वाले लोग हैं ना, वो कहते हैं पूत के पाप पालने में। तो मैं लड़ तो रही थी। कल कल ही मेरे भाई से बात हो रही थी, तो भाई बोला था, बताओ, बोल रही है कि हम लोग कोई काम नहीं करते हैं, तो मम्मी कह रही है सही तो बोली, बचपन से तो ये लड़ते ही आ रही थी कि तुम लोग को भी हम काम करवाए, पर पहले हमको ये समझ नहीं थी, अब हम समझते हैं। तो अब ऐसा नहीं है, भाई लोग में पूरा परिवर्तन है, पर बचपन से मैं लड़ रही थी हर चीज के लिए। नानी परिवार चाहता था कि मैं अच्छे स्कूल में ना पढूं, वहां भी लड़ रही थी कि आप लोग अपना देखिए ना, मेरे पिता हमको पढ़ाएंगे, आपको क्या है। तो उस समय में मैं वहां लड़ी तो पिट पिट जाती थी कई बार कि कैसे बोल रही है, क्यों ऐसे बात कर रही है, उसके लिए भी। पर मैं हमेशा लड़ती थी। मुझे एक और वाकया याद है, मेरे बगल में मोहल्ले में एक घर है, उसमें एक एक लड़की थी, जो हम लोग, आप देखते ही होंगे गांव घर में छोटे उम्र में ही महिलाओं की शादी, लड़कियों की शादी कर दी जाती हाँ, है। बिल्कुल। की उम्र मुश्किल से वो 10th में थी, तो हम लोग खेला कूदा करते थे, और उसकी माँ उसकी शादी कर रही थी। तो मैंने हम लोग बाहर बैठे थे, मुझे पता चला कि उसकी शादी हो रही है, और मैंने तुरंत से उसकी मम्मी को बोल दिया कि क्यों, और क्योंकि जो लड़का था जिससे शादी हो रही थी वो कम से कम 30 साल का था। तो मैंने तुरंत उनको कहा कि मतलब आप माँ हैं कि क्या है, आप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, तो कोई हैवान करेगा, मैंने ये बोला। तो मुझे उस समय थप्पड़ पड़ गया। लेकिन लेकिन वो था कि मैं हमेशा से बोलती रही, भले किसी तरीके का कुछ भी हो, पर एक होता है ना कि गलत के खिलाफ बोलना। और बचपन से ही ये रहा कि महिलाओं के
कि जो शोषण है वो हमेशा मैं देखती आई आसपास हर जगह। और हम में से लगता है ना नंदलाल जी की कोई इस बात से नहीं मुखर मतलब झूठ बोल सकता है या मुकर सकता है कि घर की माँ को या घर की महिलाओं को उतने ही अधिकार थे जितने घर के पिता को थे, नहीं थे। अब बराबर कभी नहीं कोई रहा। ये पावर का जो इम्बैलेंस है हमने घरों में देखा है। तो हमेशा से मेरा ये रहा कि इसके खिलाफ तो हम बोलेंगे ही बोलेंगे, और लड़ते आए और आज भी लड़ रहे हैं। प्रियंका जी, मेरा अगला सवाल ये है कि आपने मीडिया में अपने प्रवक्ता की जो भूमिका है उसके बारे में बताया है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये भूमिका आपको कैसे मिली और मीडिया में आने के बाद आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मुझे लगता है कि जब आपने कहा ना कि गरीब परिवारों के खास तौर पर यूपी बिहार के बच्चे आते हैं तो थोड़ा सा भीतर में घबराहट होती है, या इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, निर्भीक नहीं होते हैं। तो ये बात तब तक होती है ना जब तक आप लड़ाइयाँ नहीं लड़ते हैं। जब आपकी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, आपको हर चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़े, जद्दोजहद करना पड़े, लड़ाइयाँ करनी पड़े, तो अपने आप में निखार आता है। जिस कैंपस में मैं आई मैंने हमेशा इस चीज को नोटिस किया कि कभी जैसे होता है एलीट तबका कभी आपकी भाषा के एक्सेंट को लेकर के आपका मजाक बनाता। क्योंकि कैंपस बहुत इंक्लूसिव है, पर यहाँ पर भी तो लोग इसी देश से आ रहे हैं ना, बाहर के देश से भी, लेकिन इसी देश का समाज का हिस्सा है। तो कभी कभी उनके भी व्यक्तित्व में वो चीजें होती हैं इंट्रिंसिक। तो कभी भाषा का मजाक बना देना, कभी बिहारीपन का मजाक बना देना। क्योंकि आप देखते हैं लगभग ऐसा होता है कि मेरी हिंदी में भी मेरा मगही का एक्सेंट आ जाता है, और वो बहुत नेचुरल है, वो होगा ही होगा। तो इसको लेकर के मजाक बनाते थे। दूसरा कि जैसे ही सीआरजेडी का फॉर्मेशन 2018 में कैंपस में हुआ, जो छात्र विंग है आरजेडी की, तो कहते हैं ना कि एक मैग्नेट के जैसे हम उधर खींचे चले गए, क्योंकि हमने लालू जी के परिवर्तन को देखा। मेरा जो इलाका है, जो बस्ती है, आसपास में सारी दलित बस्तियां हैं, और कैसे दमन किया जाता था, शोषण किया जाता था, कैसे वो बस्तियां भी मुखर हुई, हमने उस पीरियड को देखा है। तो और खास तौर पर मुझे याद है कि मैं बहुत छोटी सी थी, और महिलाएं ज्यादातर रैलियों में नहीं जाती थी। पर जब लालू जी आते थे मेरी दादी हमको गोद में लेकर के जाती थी। तो हम बहुत छोटे थे तब लालू जी को देखा था, फतुहा के जो हाई स्कूल का ग्राउंड है उससे उनको देखा। और फिर वहां से यहाँ इस मैं संगठन में जुड़ी। जुड़ने के बाद ये हुआ ना कि कैंपस में लेफ्ट और राइट दोनों इसके खिलाफ थे। सीआरजेडी के खिलाफ हमने सिर्फ राइट से नहीं सप्रेशन झेला है या किसी तरह का रेजिस्टेंस झेला है, हमने लेफ्ट से भी झेला है। क्योंकि लेफ्ट में भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे उनके, जो जो मोस्टली जो एक्टिविस्ट, जो 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 हाईली कहते हैं ना कि इन्फ्लुएंशियल होते थे, पोस्ट बेयरर्स होते थे, वो एक ही तबके के लोग थे। तो जब भी हम अपनी बात करते थे तो उनका था कि हम जातिवाद को फैला रहे हैं। मतलब लालू जी का नाम लेना, मुलायम जी का, शरद जी, रामविलास जी, मायावती जी, जगदेव बाबू, इनका नाम लेना, बीपी मंडल तक का नाम लेना, इनको लगता था कि ये जातिवाद का फैलाना है। तो इसीलिए मुझे लगता था कि जिन जिन हाशिए पर से उभरे हुए नेताओं के कारण हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी पहुंचे, वीपी सिंह, अर्जुन सिंह, अगर ये लोग नहीं होते, जनता दल नहीं होती, ये सरकार नहीं होती, तो 2007 में जो मंडल कमीशन जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में इंप्लीमेंट हुआ रिजर्वेशंस, तो हम लोग तो नहीं होते ना। तो मेरा तो जो पहली बार एडमिशन हुआ कैंपस में वो उस आरक्षण के कारण हुआ। वो अलग बात है कि आगे जब भी मेरा कहीं भी एडमिशन हुआ, पीएचडी में हुआ, तो वो जनरल कोटे में हुआ, वो ओबीसी में नहीं हुआ। पर मुझे पहली बार जोड़ा तो इसी रिजर्वेशंस के थ्रू मैं यहाँ पे पहुंची। तो मैं उन लीडर्स के प्रति कैसे मैं कृतज्ञ ना हूं। तो मेरे भीतर ये पहला सवाल था कि लेफ्ट के ऑर्गेनाइजेशंस, आप विदेशों की बात करते हैं, आप हर कुछ की बात करते हैं, पर जाति की जो सच्चाई है आप उसके बारे में नहीं बात करते हैं। आप ही वो लोग थे जो कोटा विद इन कोटा के खिलाफ रहे हमेशा से। तो जो वंचित महिलाएं हैं, जो बहुजन तबके की महिलाएं हैं, उनके दर्द अगर आपको नहीं दिखाई दे रहे तो फिर मुझे आपकी पार्टी भी नहीं दिखाई दे रही, मुझे आपका संगठन में होना अपने आप का नहीं दिखाई दे रहा, मैं वहां फिट ही नहीं हो पाऊंगी ना। जहां से मैं रिलेट नहीं कर पा रही खुद को, कहीं भी कोई व्यक्ति कहीं जाता है वो रिलेटेबल महसूस करता है तभी जाता है। तो ये सारी चीजें थी। और कहीं भी मैं बोलने जाती थी ना, तो आप देखते होंगे अक्सर जेएनयू में प्रोटेस्ट होता है, तो प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद या फिर जी बर्निंग है, उसके बाद में क्या होता है कि लोग अपनी अपनी बात रखते हैं। लेफ्ट के मान लीजिए 7-8 संगठन है, मतलब उनके उनके लोग भी नहीं है संगठन में, एक दो लोग होंगे संगठन में, उनको बोलने दिया जाता था। जब तक पूरा भीड़ खत्म नहीं हो गया तब तक मुझे बोलने भी नहीं देते थे। तो एक एक गुस्सा भीतर से था, एक आक्रोश भीतर से था। तो हमेशा तो हर चीज के लिए लड़ना पड़ा। एक पोस्टर भी अपना दिखाते थे तो ये लोग पीछे धक्का देना, यही सब करना, ये हमेशा से होता रहा। पर लड़ते रहे। तो लड़ते लड़ते मुझे लगता है ना कि वो भीतर आ गया कि अब तो गुस्सा भी नहीं आता, अब बस मैं मुस्कुराती हूँ कि क्योंकि अब मैं इन चीजों से ऊपर उठ चुकी हूँ। ये जो लड़ाई ये वो है, मैंने कर लिया, बहुत कर लिया। पर अब जब सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि ये मस्खरी चल रही है इनकी। क्योंकि आप जब सच्चाई पर बात नहीं कर रहे होते हैं तो
आप एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे होते जो कॉमेडी होता है, उसमें कुछ क्रक्स नहीं होता। तो इन पर मैं हंसू ना तो मैं क्या करूं। सबसे बड़ी बात जो मेरे ख्याल में भी आ रही है कि एक प्रवक्ता के तौर पर जब आप लोगों ने इतना कुछ झेला है बीजेपी और आरएसएस और कथित राजनीतिक विश्लेषकों की ओर से, तो हमें ये बताइए कि अब तक आपका सबसे बुरा अनुभव क्या रहा है। जब आप पैनलिस्ट होती हैं, चैनल में डिबेट कर रही होती हैं, तो उस समय आपको सबसे बुरा कमेंट, बुरी टिप्पणी या फिर ऐसा क्या रहा जो आपको सबसे बुरा लगा। आ, सबसे बुरा तो रहा क्योंकि देखिए मैं एकेडमिक्स में हूँ, और एकेडमिक्स में हमारा एक प्रोफेसर के साथ एक अलग रिश्ता होता है, प्रोफेसर की एक गरिमा होती है, और हम लोग सब लोग इसको मेंटेन करते हैं। हम खुद यहाँ भी एक स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, एक लाइन होता है, एक डेकोरम होता है, एक भाषा होती है प्रोफेसर की। पर जितना भाजपा प्रवक्ताओं से मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि वो तो उसी तरीके से उनको सिखा पढ़ा के भेजा जाता है, रट्टू तोता बना के, तो वो बोलेंगे और उसी तरीके की भाषा होगी। पर एक प्रोफेसर हैं संगीत रागी, हम्म। उन्होंने कहा 2 टके के लोग। तो ये 2 टके वाली जो भाषा होती है ना नंदलाल जी, वो हम्म। पूरी संघी और जातिवादी भाषा होती है। और हम्म। वो भाषा हर बार वंचित तबके की महिलाओं के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो मुझे कहते हैं ना कि वो एक आहत सा लगा, एक धक्का सा लगा। पर मुझे लगा कि नहीं, इमोशनल नहीं होना है। अगर ये व्यक्ति प्रोफेसर होकर के ऐसी भाषा का, ऐसी गंदी भाषा, कैसे सामंती सोच को जग जाहिर कर सकता है, तो हम्म। मुझे घबराना नहीं है, इसको उसी की भाषा में जवाब देना। और मैंने कहा चुप, बिल्कुल चुप। ये था कि अब तो आपको चुप होकर के सुनना पड़ेगा, और आप महिलाओं का ऐसे अपमान नहीं कर सकते। आप हमारी, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री जी भी रेट लगाते हैं ना, ये लोग रेट लगाते हैं महिलाओं की। तो इस तरीके की जो भाषा थी, मैं उससे बहुत आहत हुई थी। मुझे बुरा लगा था, सिर्फ इसलिए नहीं कि एक आरएसएस का आदमी बोला, इसलिए कि वो प्रोफेसर है। और ऐसे लोग कैसे कैसे एकेडमिक्स में हैं, ये बहुत आश्चर्यजनक है। और मैं 110% श्योर हूं कि ये व्यक्ति वहां पहुंचा होगा तो आरएसएस के लिंक से ही, जो आजकल यूनिवर्सिटीज में काम करता है, और जातिगत लिंक से। सिर्फ यही, क्योंकि बहुत सारे मैंने डीयू के प्रोफेसर से भी इसके बारे में सुना कि ये छात्रों के साथ भी ऐसा करते आ रहे हैं। हम्म। एनएफएस करवाना, नॉन फाउंड सुटेबल करवाना, दलित छात्र, आदिवासी छात्र, वंचित, अति पिछड़े पिछड़े सभी के साथ ही ऐसा करता है, करवाता है। तो इसके मतलब कहते जीन्स में ही जातिवाद है। तो मुझे पहली बार अगर बहुत बुरा लगा था तो ये यही इंस्टेंस था। और कई बार तो होते हैं ना कि ठीक है ना, आप विचारों से लड़िए, पर मैं जिस तबके से आती हूँ, आप मुझे बोल देते हैं औरंगजेब की औलाद। मतलब मेरे माँ बाप को आप खराब बोल रहे हैं ना, हमारी पूरी पूरी वंशावली के ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये प्रदीप भंडारी जैसे लोग और प्रेम शुक्ला जैसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो 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 वैचारिक पे बात नहीं करते, जो अपने पॉइंट्स नहीं मेक करते। उनका पूरा कहते हैं ना कि एक इंटरेस्ट ही होता है कि वो आपको कैसे नीचा दिखाएं, आपके परिवार को कैसे गाली दें। पर मुझे लगता है कि लोग देख रहे हैं और लोग ऐसे लोगों को नापसंद करते हैं। क्या कोई चैनल ऐसा भी है जो थोड़ा सा महिला प्रवक्ताओं के साथ जो व्यवहार है उसको लेकर के सजग रहता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि थोड़ा लोकतांत्रिक होने की कोशिश करता है। मुझे तो इस घटना के बाद, जब ये बैन वाली प्रक्रिया हुई, सबसे ही भरोसा उठ गया है। कोई नहीं, कोई हम्म। नहीं, मतलब कोई नहीं। जैसे हो सकता है ना कि एक आध डिबेट में बहुत स्वीटली बात करते हैं कभी कभी, ठीक है, क्योंकि आप एक डिबेट में बहुत हावी हो गए उन पे, तो अगला डिबेट बहुत स्वीटली कंडक्ट करेंगे। पर फिर नेक्स्ट डिबेट देखेंगे, फिर उसी रूप में आ गए। हम्म। तो ये सारी चीजें तो हमेशा ही रहती हैं। पर कुछ कुछ एंकर्स है जो मुझे थोड़ा सा सभी के बेहतर लगते हैं कंपैरेटिवली, कि कभी अति नहीं होने देते हैं, कम से कम बैलेंस करना जानते हैं। जैसे कि संदीप जी भी हो गए, गरिमा जी का भी ठीक रहता है। तो मुझे ये लोग थोड़ा ठीक लगते हैं जो बैलेंसिंग कम से कम कर लेते हैं, ये नहीं कि झुकाव है। अदरवाइज मोर और लेस तो मैं कहूंगी कि कोई भी नहीं ऐसा करता है। क्या आपने पुरुष और महिला एंकर्स के व्यवहार में, उनके विचारों में और डिबेट के दौरान उनका जो रवैया है उसमें अंतर महसूस किया है? क्योंकि ज्यादातर तो डिबेट में महिला एंकर ही होती है, और एक महिला प्रवक्ता के तौर पर आप लोग जिस तरीके से सवालों को काउंटर करती हैं, तो क्या पुरुष और महिला एंकर्स के व्यवहार में अंतर होता है? अलग होता है। आपने ये बिल्कुल ही सही फाइंड किया कि दोनों का व्यवहार अलग होता है। महिला प्रवक्ताएं आप पे हावी होने की बहुत कोशिश करती हैं, कई बार गरिमाएं लांघ भी जाती हैं। क्योंकि पुरुष प्रवक्ता को मैंने उस तरीके से गरिमा लांघते हुए नहीं पाया, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ही रहा होगा वो।
वो सम्मान से कम सुनते हैं, और ज्यादा टोका टाकी आपके साथ नहीं करते हैं। लेकिन महिला प्रवक्ताएं, ज्यादा महिला जो एंकर्स हैं, वो ज्यादा टोकती हैं, एज इफ ज्यादा लॉयल्टी साबित कर रही होती है। क्या करना होता है वो तो वही जानेंगी, पर हाँ डिफरेंस है। और इसीलिए मुझे लगता है कि महिला एंकर्स के सामने महिला प्रवक्ता ही जाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पुरुष प्रवक्ताओं के साथ तो और भी बुरा करती हैं ये। तो क्योंकि हमसे बोलती हैं तो हम तो बेहतर तरीके से इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दे पाते हैं, पर पुरुष प्रवक्ता थोड़ा बचते हैं, क्योंकि महिला होती है तो हमारा संस्कार ही ऐसा होता है कि आप महिलाओं से इस तरीके की भाषा नहीं इस्तेमाल कर सकते या नहीं बोल सकते। आपने कार्यक्रम में मनुस्मृति को जो है फाड़ दिया था, उसके बाद उस कार्यक्रम की होस्ट महिला एंकर ने भी काफी गलत टिप्पणी की थी सोशल मीडिया पर, और आपने भी उसका जवाब दिया था। तो इन सब घटनाओं के बाद महिला एंकर्स, उनकी सोच और उनके व्यवहार के बारे में आपकी समझ अभी तक क्या बनी है? देखिए, डिबेट खत्म होने के बाद भी जब मैं स्टेज से उतर रही थी ना, तो उन्होंने मुझे सवाल किया कि क्या बोल रही थी आप, जो कौन पढ़ता है मनुस्मृति। मैंने बोला मैंने पढ़ा। मैंने इसीलिए पढ़ा क्योंकि जब तक आप चीजों को पढ़ते नहीं, आप क्रिटिसिज्म कैसे कर सकते हैं? आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो किसी भी किताब का, आप कैसे निकाल सकते हैं? मैंने पढ़ा है, मैंने पूरी किताब पढ़ी, इसलिए मैंने आपके सामने वो बातें रखी, तो वो निकल गई। और अंत में मैं देखती हूँ कि वो लिख रही हैं कि क्या पता थप्पड़ मारने का मन किया भी हो। तो ये जो थप्पड़ मारने का मन है, ये आप देख लीजिए कि वो महिला है, और वो कहते हैं ना कि एक प्रिविलेज तबके की महिला है, एक कास्ट कास्ट क्लास तौर पे मैं दोनों बातें करूंगी। तो अगर वो ये मन रख रही हैं कि थप्पड़ मारने का मन किया, ये तो वही भाषा हुई ना जो पुराने समय से इस्तेमाल की जा रही थी हम महिलाओं के लिए। थप्पड़ मारेंगे, नीचे झुकाएंगे, तुम्हारी ये औकात, तुम्हारी ये हैसियत, ये वाली भाषा ये तो हमेशा से इस्तेमाल हुई। तो मुझे लगा कि मुझे बुरा लगा, पर मैंने वही उनको कहा जो कहना जरूरी था, कि आप जो भी देंगी हम चक्रवृद्धि ब्याज में उसको वापस करेंगे। तो क्योंकि क्योंकि आप कब तक लीजिएगा, आप कब तक किसी को दबाइएगा? कभी तो ऐसा होगा ना कि दबिश झेलते झेलते, शोषण झेलते झेलते किसी का वो सब्र का बांध टूटेगा, और वो फिर लड़ने के लिए खड़ा हो जाएगा। तो बस वही मेरे साथ हुआ। और मैं, देखिए, मैं उस दिन भी मैं उसके खिलाफ थी, और मैं हमेशा इस टेंडेंसी के खिलाफ रहूंगी, जो टेंडेंसी ये सिखाता है कि बाबा साहब का अपमान करना है, जो टेंडेंसी सिखाता है कि महिलाएं महिलाएं स्वतंत्रता के काबिल नहीं है, जो टेंडेंसी ये भीतर आपको सिखा देती है कि महिला पुरुष बराबर नहीं। तो मैं तो हमेशा उसके खिलाफ रहूंगी। लेकिन मैं ये बात भी मजबूती के साथ कहती हूँ कि इन महिलाओं के साथ भी जब गलत होगा तो मैं खड़ी आपको मिलूंगी, क्योंकि हमारा जो लड़ाई है वह वैचारिकी लड़ाई है। और मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, मैं एक सोच के खिलाफ हूं जो जो हमेशा अन्याय के साथ खड़ी होती है। तो खड़ी मिलूंगी। मैं ये श्योरिटी के साथ कहती हूँ, क्योंकि क्योंकि हमने जिनको पढ़ा, पेरियार को पढ़ा, बाबा साहेब को पढ़ा, सावित्री फातिमा को पढ़ा, मैं रोजा लग्जमबर्ग की बात करती हूँ, मैं सिमोन de beauvoir को पढ़ती हूँ, मैं हर उस व्यक्ति को पढ़ती हूँ जो जो समाज में इस बात को अश्योर कराना चाहते हैं कि जो पहले हो चुका है विश्व में, जिस तरीके से जंग हो चुके हैं, दमन हो चुका है, सफ्रेज मूवमेंट हुआ है, वो दोबारा से वैसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो। तो ये हम मैं आपको एक पर्सनल वाक्य बताती हूँ। मैं गई थी बुडापेस्ट, वहां पे कम्युनिस्ट पार्क है जहाँ पे घुमाने के लिए से ले जाया गया। वहां पे एक कार था ट्रबांच, वो ईस्ट जर्मनी में मिला करता था, सोवियत के समय का। मैं वहां खड़ी थी, एक महिला आई जो ईस्ट जर्मनी से थी। पता है उन्होंने क्या बोला? बिकॉज आई कैन स्पीक जर्मन, सो वी वर, मतलब कहते हैं ना, वी आर कॉन्टैक्टिंग फ्रीली और बात कर पा रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि जो पहले हुआ वो दोबारा ना हो पाए, ये युवा पीढ़ी आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये उस महिला ने कहा जो जो उस पीरियड को देख चुकी है। तो मैं वही कहती हूँ कि एज एज अ यूथ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये चीजें दोबारा ना हो, और समाज जब भी आगे बढ़े प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़े, और जहां पर सबके लिए समान अवसर हो, समान अधिकार हो, और हमेशा सच के साथ खड़े होने के लिए सबकी रीढ़ सीधी हो। क्या आपको नहीं लगता कि मीडिया में अलग अलग समुदायों का प्रतिनिधित्व होता तो मीडिया में जो बहस का स्तर है वो थोड़ा अलग होता, उसमें ज्यादा डाइवर्सिटी, अलग अलग विचार सामने आते, और सबकी बात रखने के साथ ही सबके भावनाओं, विचारों को सुनने के लिए एक अलग तरह की जो सहिष्णुता चाहिए होती है वो दिखती। क्या आपको ये नजर आता है? होता होता मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए,
अगर एक महिला, आप सुमन भारती है या कोई सुमन पासवान है, कोई सुमन दास है, कोई कोई सुमन राम है, वहां पहुंच रही है, तो वो कहते हैं ना कि हाशिए के समाज से उठ करके आई है, तो वो उस दर्द को जानती है, वो उस छुआछूत को जानती है, वो उस पीड़ा को जानती है, उस जातिगत गाली, जातिगत स्लर को जानती है, जिसको वो झेल करके आई, नहीं भी झेला तो अपने आसपास देखा, उसको वो महसूस करती है। तो जब मैं वहां उसके सामने बैठी रहूंगी ना, तो वो मेरी बातों से रिलेट करेंगे। तो कम से कम ये नहीं होगा कि वो बोलेंगे कि नहीं, जातिगत भेदभाव तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप लोग फालतू की राजनीति करते हैं। ये भाषा उस एंकर की नहीं होगी अगर वहां पे सुमन राम होगी तो, क्योंकि उसने खुद उसको झेला है। तो मैं महसूस करती हूँ कि डाइवर्सिटी होना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि वहां पर बैठ करके आपका जजमेंटल होना, क्योंकि देखिए एंकर्स का काम क्या होता है नंदलाल जी, काम होता है कि आप सवाल करेंगे, और जवाब देने के लिए जो प्रवक्ता हैं वो सक्षम है, वो स्वतंत्र है, वो जवाब देंगे। फिर आप लड़ेंगे या डिबेट डिस्कोर्स होगा, जो भी होगा वो प्रवक्ता प्रवक्ता करेंगे। आप बीच में कूदते क्यों हैं? आप क्यों जजमेंट देने लगते हैं कि आपके नेता तो ऐसे, आपके नेता तो ऐसे? कभी मैंने इन प्रवक्ताओं को नहीं कहते सुना मोदी जी ऐसे, अमित शाह ऐसे। तो और पर मैं एक और बात कहूंगी कि ये प्रवक्ताएं भी अंततः महिलाएं हैं। और कई बार मैंने देखा है कि कई बार जो लोग बाउंड्रीज क्रॉस कर जाते हैं, महिला एंकर्स को भी भद्दे भद्दे बातें बोलते हैं, तो मैं चाहूंगी, मैं अपील भी करूंगी कि ऐसी बातों से हमें बचना चाहिए। कि ठीक है, जो कुछ कर रही है प्रेशर है, वो है डेफिनेटली, पर हमें वैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। और मैं अपने समाज से भी अपील करूंगी कि महिला एंकर्स के लिए गंदे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। और नहीं ही लोग करते हैं जनरली, तो मैंने देखा है कि आरएसएस के लोग ही उनके लिए तब कर देते हैं जब वो कठिन सवाल पूछती हैं, तो वैसा ना करें तो ज्यादा बेहतर। और जैसा कि आपने कहा कि मीडिया जो चैनल है, मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, उसको बीजेपी कंट्रोल करती है, तो इस तरीके के मीडियम पर बैठ करके अपनी बात रखना, तो आपको लगता है कि इसका कुछ फायदा होता है, या फिर जो है, चूंकि मंच है तो बोलना है, या आप स्वतंत्र मंचों पर जो अपनी बात रखती हैं उनको कैसे देखती हैं? कुल सर्वे आया था 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद। बहुत सारे डेटा इस ओर इशारा कर रहे थे कि मोर देन 30% पीपल, 30% से ज्यादा लोग टीवी के भरोसे वोट देते हैं। तो हम्म। हम क्यों इस मंच को छोड़े? हम वहां पर जा करके, भले मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको कहेंगे 10 सेकंड 5 सेकंड ऐसे करते हैं, उसमें भी 50 बार टोक टोक देते हैं। हम्म। मुश्किल तो होता है, पर अगर उस प्लेटफॉर्म पे भी हम जा करके किसी तरीके से अपनी बात रख देते हैं ना, तो हो सकता है 100% लोग में से अगर वो बात 10% लोगों के पास भी पहुंचे, तो हमारे लिए तो बेनिफिट ही है। और रहा डिजिटल मीडिया का बात, यूट्यूब का बात, तो हर जगह तो हम लोग पहुंच ही रहे हैं। और कहीं भी मतलब किसी भी तरीके के यूट्यूबर्स भी होते हैं, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जर्नलिस्ट होते हैं, हर जगह हम लोग बात रखते हैं। और और कहीं भी कोई स्पेस खाली नहीं छोड़ते। क्यों स्पेस खाली रखना उनके लिए? वो तो ऐसे भी सिस्टमेटिकली इतने हावी हैं, हर सिस्टम में उनका लोग फिट है, बात उन्हीं की जाएगी। तो मुझे लगता है कि कहीं भी मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। लड़ भी लड़ाई की जा सकती है, और सक्षम हो करके लड़िए मजबूती के साथ, क्योंकि डबल लड़ाई है, सिर्फ प्रवक्ता ही से ही नहीं, एंकर से भी लड़ाई है। बिहार में धारणा है कि महिलाएं जो हैं वो नीतीश कुमार की वोटर हैं, शराबबंदी और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के ये बात कही जाती है। मैंने सबसे पहला वर्ड ही इस्तेमाल किया, परसेप्शन। हम्म। परसेप्शन बिल्डिंग में किनकी भूमिका होती है, ये हम्म। उसी सवाल में आपका ये जवाब छुपा हुआ है। परसेप्शन बिल्डिंग में जिनकी भूमिका है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो लोग हों जो जो साहित्य में हो, जो लिखते हैं, जो जो एडिटोरियल्स लिखते हैं, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखते हैं, या फिर मुख्य धारा का हिस्सा है, वो परसेप्शन बिल्डिंग करते हैं ना। अब बताती हूँ, जो जो परसेप्शन बिल्डिंग में है, क्या वो एक तबके के लोग नहीं थे? क्या वो अभिजात्य वर्ग के नहीं थे, जिनका जिनका हर जगह मुख्य रूप से एक हम्म। ओवर रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ही ओवर रिप्रेजेंटेशन। तो हम्म। अब एक ऐसी पार्टी उभर करके आ रही, लालू जी की पार्टी, यूपी का एक जनसभा संबोधित कर रहे थे लालू जी। वहां पर उन्होंने क्या किया? कुर्ता खोल करके गंजी पहले बाहर निकाले, फिर कुर्ता पहने, कुर्ते के ऊपर गंजी डाली। तो एक वो सिंबॉलिक मैसेज था कि जिस मुख्य धारा का हिस्सा आपने हमको कभी नहीं होने दिया, अब वो तबका, वो हाशिए का तबका भी मुख्यधारा का हिस्सा बनेगा। तो एक होता है ना पावर का टसल। जब जब आप एक कंफर्टेबल सीट पे हो, मैं जमीन पे हूं, मैं एक सीट शेयरिंग की बात कर रही हूँ कि मैं भी आपके बगल में बैठूंगी, तो एक हम्म। अनकंफर्टेबलनेस भीतर महसूस होता है लोगों को। ये हम्म। हुआ।
तो परसेप्शन ऐसा बनाया गया कि लालू जी की पार्टी महिला विरोधी है, जबकि आपने मासिक धर्म का खुद यहाँ पर बात करी। जो 2 दिन का पीरियड लीव था, कोई समय भी नहीं लगा, महिलाएं गई, बात की, लालू जी ने तुरंत ओके किया। उसके साथ आप देख लीजिए, कोटा विद इन कोटा पे हमेशा से नारी विरोधी होने का लेफ्ट राइट दोनों ने तमगा हमें दिया। पर ये बात वो कभी नहीं कहते कि कोटा विद इन कोटा की लड़ाई थी हमारी, कि जो हाशिए की महिलाएं हैं वो ज्यादा दलित दमित हैं। कहते हैं ना कि जगदीप बाबू का एक कोट है, आपके सावन भादों में, गोरी कलैया कादों में। मतलब वो महिलाएं भी जो कभी सब्जी नहीं बेच रही हैं, दूध नहीं बेच रही हैं, फल नहीं बेच रही हैं, रोड नहीं साफ कर रही हैं, जो जो किसी के घर में झाड़ू पोछा बर्तन नहीं कर रही हैं, वो महिलाएं उन महिलाओं का कैसे मुकाबला कर पाएंगी? हमारा तो शोषण 2 लेवल पर हो रहा है। एक तो महिला होने के नाते जो पितृसत्तात्मक समाज कर रहा है वो तो हो ही रहा है, पर जाति का दमन भी तो हो रहा है ना, जो माँ फूलन के साथ में हुआ। क्या वो सिर्फ महिला होने के नाते हुआ था, कि उसके पीछे जाति एक बड़ी प्रमुख कारण थी? तो इसी चलते लालू जी और जितने समाजवादी तबके के लीडर रहे, कांशीराम जी, सभी लोगों का ये मानना था कि उसमें कोटा विद इन कोटा होना ही चाहिए। तो ये हमारा डिमांड था कि उन महिलाओं को भी रिप्रेजेंटेशन मिले जो पत्थर तोड़ रही हैं, भगवती देवी जैसी महिलाएं, फूलन देवी जैसी महिलाएं, मायावती जी जैसी महिलाएं। पर हमें ऐसा तमगा दिया गया, अगेन परसेप्शन बिल्डिंग। इस तरीके से परसेप्शन काम करता है। जबकि आप पिछले लोकसभा चुनाव भी देख लीजिए, या फिर आप 2015 वाला भी विधानसभा चुनाव देखिए, हर जगह महिलाओं को सबसे ज्यादा टिकट दिया तो आरजेडी ने। तो हम तो हमेशा से काम करते आए हैं, लेकिन ये, हाँ, लेकिन संख्या अभी भी कम है, मैं इस बात को स्वीकारूंगी, क्योंकि ये संख्या और होनी चाहिए। आप 50% आबादी है, महिलाएं 50% है, तो कम से कम भूमिका इनकी ज्यादा होनी चाहिए। और जब तक ये खुद मुख्य धारा में नहीं होंगी, खुद राजनीति का, एकेडमिक्स का हिस्सा नहीं होंगी, और उसमें भी जो जो और भी दमित महिलाएं हैं, तब तक परसेप्शन में चेंज आ भी नहीं सकता। तो पहले हमको भी आगे आना होगा। और आप खुद सोचिए, मेरा तो पूरा परिवार दूर दूर तक, मतलब कहते हैं ना, 7 पीढ़ी में से कोई हमेशा खेती किसानी वाला परिवार रहा, पर दादा तक में कहते कि खेती ही करा। तो मेरे लिए यहाँ पहुंच पाना तो असंभव वाला चीज था ना, ये तो चमत्कार जैसा ही है। पर मैं जब यूनिवर्सिटी में आई, मैं लड़ रही थी, मुझे जब भी पुलिस ने मारा बुरी तरीके से, ब्रूटली, तेजस्वी जी साथ खड़े थे, ट्वीट कर रहे थे कि हिम्मत कैसे हुई हाथ लगाने की। तो नेता इतने मजबूती से अगर महिलाओं के साथ खड़े, तब ना मैं बोल पा रही हूँ। अगर अगर नेता खड़े ना हो तो मेरी बोलने की भी तो हिम्मत नहीं होगी। कल को कुछ भी किसी भी तरीके से फंसाया जा सकता है, कोई नहीं जानता है। तो पर महिलाओं को भी मैंने ये भी कहते सुना ना, आज तक की टीम गई थी अररिया की तरफ, वो महिलाओं को पूछना, अरे कट गया तो क्या हो जाएगा ना? वो महिला कह रही है कि मेरा राशन खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, फिर मेरे घर से किसी को नौकरी नहीं लगेगा, मेरा बच्चा को इस देश का नहीं माना जाएगा। ये बातें महिलाओं तक गई। और दूसरा एक और फैक्टर जो मैं आपके माध्यम से उठाना चाहूंगी, कि एनसीआरबी का आंकड़ा और एससीआरबी का आंकड़ा शायद इसीलिए नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर ये आंकड़ा आ गया ना, ये बहुत भयावह होने वाला है। क्योंकि डेली हम देख रहे हैं सप्ताह भर में 58 हत्याएं, बच्चों तक को जिंदा जला देना, ऐसी हत्याएं, और जिसमें महिलाएं सबसे ज्यादा भुक्तभोगी हैं इसकी। ये जानबूझ के ये नहीं ला रहे हैं, लाएंगे तो बहुत 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 डरावना होने वाला है वो। तो महिलाओं के भीतर भी ये है कि उनके नाम काटे जा रहे हैं। दूसरा, महिलाओं के ऊपर शोषण अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो किसी भी, कहते हैं ना, अति का अंत होना, तो ये अति हो रहा है और इसका अंत होगा। और महिलाएं, और आप सोचिए ना कि कैसे ऐसा हो सकता है, क्योंकि पुरुष माइग्रेट करते हैं ना, तो महिला का नाम कैसे कट रहा है? ये सवाल तो बहुत लॉजिकल सवाल है। पुरुष माइग्रेट कर रहा है तो आप माइग्रेशन में दिखा देंगे कि अच्छा वो बाहर गया, ये हो गया, वो हो गया, महिला कहाँ जा रही है? ये सवाल तो है। तो मुझे लगता है कि ग्राउंड तक ये बातें पहुंची हैं। और दूसरा, कि जो हमने माई बहन मान योजना की बात करी, ये सभी महिला तक पहुंच चुकी है। तो अब ये पैसे देने की बात करते हैं तो महिला कहती है, अरे इन्होंने कहा इसलिए ये भी ऐसा कह रहे हैं। ऐसा ऐसा चर्चा हर जगह सुनने को मिल रहा है। तो माई बहन मान योजना हो, या फिर दवाई कमाई पढ़ाई लिखाई सिंचाई, या महिलाओं के बीच खास तौर पर जो यूथ है, पटना वुमेन्स कॉलेज, मैं वहां पे देखा, तेजस्वी जी गए हैं, महिलाओं का जो क्रेज है, तो वो चाहती हैं कि बदलाव हो। और मुझे लगता है कि एक निर्णायक भूमिका में महिलाएं होंगी। और बीपीएससी के थ्रू जो खास तौर पर शिक्षकों की बहाली हुई, और तेजस्वी जी ने जो वादा किया था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, उसके बाद ये हुआ कि शिक्षा विभाग हमारे हाथ में था। तो महिलाओं को भरोसा है। कई ऐसे भाजपा के लोग जो हुआ करते थे समर्थक, मैं जेनुइनली ईमानदारी से आपको बता रही हूँ, उनके परिवार मुझे बोल रहे हैं कि मेरे घर की बेटी को नौकरी लगा है, इस बार तेजस्वी जी को ही वोट देंगे। प्रियंका जी, मैं उस सवाल पर दोबारा आऊंगा जिसमें बात हो रही है कि महिलाओं को लेकर के नीतीश कुमार का फोकस है और उनको माना जाता है कि वो नीतीश कुमार को वोट देती हैं। तो क्या आप मानती हैं कि जो ये स्वरोजगार के नाम पर 10,000 रुपए देने की बात हो रही है, इसका असर कुछ पड़ेगा
तो पर ये भी तो हो सकता है ना, जो मिल रहा है ले लो, पर काम वही करो जो करना है। बिहार को आप इतना क्या कहते हैं ना कि राजनीतिक चेतना बहुत मजबूत है बिहारियों की, इसलिए हम्म। कमतर ना रखा जाए उनको। अभी भी हर बिहारी पूछता है कि गुजराती कैसे वोटर बन रहा है यहाँ पर। और जब मैं महिलाओं की बात करती हूँ तो महिलाएं मुझे लगता है बहुत सजग हैं, और बिहार की वोटर भी। आप देख लीजिए हर जगह वो विजुअल्स आ रहे हैं कि मंत्रियों को दौड़ाया जा रहा है, धोती हम्म। उठा के मंत्री दौड़ रहे हैं। अशोक चौधरी जी भरी सभा में हैं, उनकी बेटी बोल रही हैं, भले अलग अलग पार्टी से हैं दोनों, पर बेटी बोल रही थी, बेटी का विरोध हो रहा था, अशोक चौधरी जी बोलते हैं एडीएसपी साहब सबको गिरफ्तार करवाइए, सब पे एफआईआर करवाइए। तो जनता तो खुद ही इनके खिलाफ है ना सड़क पर, हम्म। मतलब मजबूती से। हम तो पुष्प मतलब कहते हैं ना कि विपक्ष विपक्ष की भूमिका तो जनता ने भी अपने सर पर उठा ली है, हर हम्म। जगह जहां गलत हो रहा है। क्योंकि देखिए ना नल्लाल जी, मुझे नहीं पता क्या बिहार से हैं कि नहीं है, जहां से भी हैं, पर ये तो एक रियलिटी है ना कि अस्पतालों की जो स्थिति है और शिक्षा व्यवस्था की जो स्थिति है, वो चरमराई हुई है। बीपीएससी से बहालियां हुई, अच्छे शिक्षक आए, और मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट लॉन्गर रन में देखने को मिला, क्योंकि लालू जी ने भी बीपीएससी के थ्रू ही शिक्षकों की बहाली की थी, अच्छे अच्छे शिक्षक देखने को मिले। फिर नीतीश जी ने क्या किया, डिग्री लाओ नौकरी पाओ किया, कोई भी कैसी भी डिग्री लेकर के आ रहा है सबको शिक्षक बना दिया, जिनको कुछ आता जाता भी नहीं था। तो शिक्षा व्यवस्था इससे खराब हुई थी। तो तेजस्वी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाया। अस्पताल तो अभी ऐसा है कि मान लीजिए कोई सहरसा का है, सहरसा से पटना आते आते तक ही मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उसको ढंग के हम्म। हॉस्पिटल नहीं है। दरभंगा का दो दो बार मोदी जी जिक्र कर दिए, कहते हैं ना कि उसके शिलान्यास में पहुंच गए, अभी तक पिलर नहीं खड़ा हुआ है। अगर कोई ग्राउंड रिपोर्ट देखा होगा तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तो भूल ही जाइए, कितने दशक लगेंगे इसको बनने में। ये सवाल जनता के भीतर है और मूलभूत सवाल है ये, अधिकारों से जुड़े सवाल हैं। और हमको लगता है कि जनता इस बात को जानती है, और आम पब्लिक भी। और महिलाओं की भी मैं बात करूं ना, तो कई मैसेजेस मुझे ऐसे आ रहे हैं जो जिनमें कह रहे हैं कि जो मेरी वाइफ है वो पॉलिटिकली मतलब उतना अवेयर नहीं है, इंटरेस्ट नहीं लेती, फिर भी आपको सुनकर के वो बहुत खुश होती है। इसका हम्म। मतलब है कि महिलाएं सच्चाई जान रही हैं, और वो इसमें इंटरेस्ट भी ले रही हैं। तो ये हमारी जीत है, और मुझे लगता है कि बदलाव इस बार डेफिनेटली बिहार में आपको देखने को मिलेगा। और अंत में एक दो सवाल और ले लेते हैं कि क्या इस बार का चुनाव आप लोगों के लिए उम्मीद जगाने वाला क्यों है? दो तीन बिंदुओं में अगर आप अपनी बात रखना चाहें। हम्म। क्योंकि पहला 2020 में ही सिर्फ 12,000 वोटों के अंतर से हम सरकार नहीं बना पाए थे, पूरे बिहार की मैं 12,000 की बात कर रही हूँ। कहीं 50 वोट, 15 वोट, 13 वोट, 14 वोट, ऐसे ऐसे भी सीट्स हमारे छीने गए। तो मुझे लगता है, और दूसरा कि इस बार हम संगठित हैं, क्योंकि हमने देख लिया है कि चुनाव आयोग एक तरफ झुक करके काम, कहते हैं ना कि सचेत हैं, अचेत अवस्था में नहीं। हमको पता है कि अब एकदम फैक्ट्स के साथ काम करना है, और साथ ही साथ कि हर जगह जहां से चोरी की और करवाई जा सकती है वहां पे अपने मजबूत लोगों को खड़ा करना है। पहला तो ये हमारे लिए एक प्रिविलेज हो गया कि हमको ये बात चुनाव से पहले पूरी तरीके से सामने आ गई है कि कैसे कैसे इन लोगों ने वोटर लिस्ट से नाम काटे, कैसे वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाए। तो वेटिंग हमने बहुत प्रॉपर वे में किया है, तो इसलिए ये हमारे पास प्लस पॉइंट है। दूसरा कि तेजस्वी जी का जो 17 महीने का कार्यकाल था वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने एक बहुत ब्रीफ टाइम पीरियड में, उसमें भी डिप्टी सीएम रहते हुए, कास्ट सर्वे करवा लेना, इतने सारे जॉब्स देना, 5 लाख सरकारी नौकरी देना, इतने सारे जॉब्स को प्रक्रियाधीन करवाना, सरकारी अस्पतालों में निरीक्षण करना, टूरिज्म पॉलिसी बनाना, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाना, और ऊपर से और ऐसे ऐसे डॉक्टर्स को निलंबित कर रहा, क्योंकि ये बहुत आम है कि सरकारी डॉक्टर भी होते हैं और साथ में अपना क्लिनिक चला रहे होते हैं, और सरकारी डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में नहीं जाते हैं। ऐसे 600 700 डॉक्टर्स को निलंबित किया कि वो अलग बात है कि तेजस्वी जी गए और इनको फिर से दोबारा से बहाली करवा ली सरकार ने, क्योंकि उनके अपने लिंक्स थे। ये 17 महीने का कार्यकाल हमारे लिए बहुत मजबूत होगा, क्योंकि युवा भी कह रहे हैं कि इतने कम पीरियड में जब इतना डेवलपमेंट हम देख सकते हैं, तो अगर डिप्टी सीएम रहते हुए इतना कुछ किया इन्होंने, तो अगर सीएम होंगे तो तस्वीर बिहार की बिल्कुल बदलेगी। और 50,000 करोड़ का प्लस एमओयू साइन हुआ बिहार में, जो कभी नहीं हुआ था। वो विभाग हमारे भीतर था, हमने वो करवाया। तो हम एमएनसीज ला सकते हैं, हम जो जो नहीं ये करना चाहते, हम हर वो काम कर सकते हैं। मक्का के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, मखाना के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। हम कहते हैं ना कि आप देखिए इतना ज्यादा हमारे यहाँ केला का उत्पादन है, केरला के जो होते हैं ना बनाना चिप्स इंटरनेशनल पहुंच रहे हैं, हमारे यहाँ कहीं इसका कोई जिक्र तक नहीं है। तो हमारे पास विजन है,
बस कहते हैं ना कि पावर में नहीं है, और जनता के बीच ये बात पहुंच गई है कि 17 महीने में जो किया, 5 साल में बहुत कुछ किया जा सकता है, तो एक मौका तो दिया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये एक मौका देने को जनता तैयार है, इसलिए हम कॉन्फिडेंट हैं। और दूसरा कि विपक्ष भी बहुत एकजुट है ना। कई जगह राज्य में विधानसभा चुनाव हुए जहां मैंने देखा कि इंडिया अलायंस में होने के बावजूद कहीं पार्टी अलग लड़ रही है, कोई पार्टी अलग लड़ रही है, एक समन्वय नहीं बन पाया। पर बिहार में वो समन्वय बन गया। और इस बात की खुशी है कि जो समन्वय बनाने में, पूरे इंडिया को इकट्ठा करने में जो लालू जी को जो महारत हासिल थी, वो तेजस्वी जी को भी है। बिहार में आपने देखा, नॉर्थ से साउथ सारे लीडर्स खड़े थे वहां पे। तो मुझे लगता है बिहार चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और डेफिनेटली हमारी जीत होगी। अब आप डिबेट में नियमित तौर पर जाने लगी हैं और ये अच्छी बात है। जनता का दबाव काम आया है। तो हमें ये बताइए कि चैनलों के व्यवहार में क्या अंतर आया है। मुझे तो खबर सुनने को मिला है कि मेरा नाम टॉप लिस्ट में था नाम काटने के लिए, गलती हम्म। हो गई। और एक और बात कि मेरा तो साल भर से ये लोग बॉयकॉट कर ही रहे थे। हम्म। कुछ कुछ चैनल्स हैं जो ये कहते थे कि जैसे अलॉट कर दिया गया, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेटर अलॉट करते हैं, कौन कहाँ जाएगा नहीं जाएगा पार्टी से नेता डिसाइड करता है। तो अलॉट भी कर दिया, उसके बाद कह देते थे कि टॉपिक बदल गया, पर टॉपिक वही होता था। तो ये साल भर से मेरे साथ कर रहे थे। और ये कुछ एंकर्स भी स्पेसिफिकली कर रहे थे कि इनके साथ हम नहीं बैठेंगे या बैठना नहीं चाहते, जो भी है। तो अभी ये लोग बैकफुट पे आए हैं। पर कोई ठीक नहीं है, आपको जल्द फिर से सुनने को मिल सकता है कि बॉयकॉट कर रहे हैं या ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। पर इस बात से तो एक क्लैरिटी आवाम के बीच अब जा चुकी है कि भाजपा के कहने पर ही मीडिया काम करती है। हम्म। भाजपा से क्या फर्रा को नहीं लेना है, इसको नहीं बैठाना है, इस मुद्दे पे ऐसे डिबेट करना है, क्या करना है, क्या टॉपिक होगा, सब कुछ वो डिसाइड करते हैं। इस बात को इस बार मीडिया ने खुद ही जग जाहिर कर दिया है। और दुख भी है मुझे इस बात का, क्योंकि मीडिया की साख गिरती है ना, तो जो चौथा पिलर है उसकी भी साख गिरती है, तो लोकतंत्र भी कमजोर होता है। प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमें समय दिया, काफी अच्छी बातचीत रही और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी आपसे विस्तार से बातचीत करते रहेंगे, बातचीत का मौका मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आपका सपोर्ट और सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद।